अ, राजा नानन के शो में आज आपका स्वागत है। हमारे बीच में है अ, समाज के एक जाने माने शिक्षक और एक पत्नी, एक माँ, ज्योति रंजन। हेलो, स्वागत है आपका राजन के शो में। आज स्वागत है आपका। आज आपका पहला सवाल। आप अपने बारे में कुछ बताइए, जिसमें कि जीवन के कुछ कहानियाँ शामिल हो, जिससे पता चल सके कि आपकी परवरिश कैसी रही। जैसा कि आपने बताया अभी, मेरा नाम ज्योति रंजन है। बिफोर तो मैं ज्योति कुमारी लिख पाई, आफ्टर मैरिज जो है ज्योति रंजन मेरा नाम है। मेरा जन्म बिहार के एक गांव में हुआ है। मेरी मम्मी ऐसा बताती है कि वो मेरी नानी का घर था जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और वो गांव भी नहीं था और ना ही वो शहर के तरीके से था, लेकिन सुख सुविधा की सारी चीज़ें थी। हमारा जो घर था वो रोड के किनारे था, बस का आवागमन था, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और शुरुआती जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे ख्याल से तभी मैं 7-8 साल की होंगी जब मैंने होश संभाला होगा। तो जो मुझे याद है, उससे पहले की चीज़ें तो मुझे याद नहीं है। तो मैंने देखा कि मैं अपने नानी के घर में हूँ, और मेरे जो मम्मी और मेरे पापा हैं वो, और मेरे और जो भाई बहन हैं, 2 भाई बहन मेरे हैं। एक मेरे भाई हैं जो मेरे से बड़े हैं, एक मेरी छोटी बहन है। तो वो लोग पटना में थे और मैं अपनी नानी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी सबसे बड़ी बहन थी, तो मेरे से शायद मेरे नाना नानी को अटैचमेंट होगा। पहली बच्ची थी घर की मैं, तो उन्होंने रख लिया होगा। मुझे नहीं मालूम क्या कारण था, लेकिन आप परिवार में सबसे बड़े थे? मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी। मतलब मेरी मम्मी से बड़े मामा हैं, लेकिन शादी तो लड़की की होती है। तो मेरी मम्मी की शादी पहले हुई थी और मेरे भैया, फिर मैं थी। अच्छा। तो हो सकता है मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, आई डोंट नो कि क्या बात थी, लेकिन मैं अपने नाना नानी के घर में थी, और मेरे और जो 2 भाई बहन थे वो पटना में रहते थे। तो मेरा शुरुआत तो वहीं से हुआ। मतलब मैं उस समय मैं वहाँ के स्कूल में जाती थी, गांव के स्कूल में जाती थी, और शायद फर्स्ट क्लास में मैं थी जब मैं गांव के स्कूल में जाती थी। और वहाँ पे तो वो कुछ पढ़ाते तो थे नहीं, स्कूल में जाना आना उठना बैठना ही था। सरकारी स्कूल था वो, क्योंकि वहाँ पे तब प्राइवेट स्कूल का इतना दौर नहीं था कि प्राइवेट स्कूल हो। उसके बाद लेकिन वहाँ रहना मुझे खुशी नहीं दे रहा था, क्योंकि अपने नाना नानी के घर, अपने माँ बाप से दूर, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्यों दूर हूँ, और ना ही मुझे ये समझ आ रहा था कि मैं क्यों हूँ वहाँ, मुझे क्यों रखा गया यहाँ पे। ऐसे क्या कारण, ऐसी क्या बातें हुई जो आप ऑल ऑफ सडन आपको गाँव में रहना पड़ा? ये सब तो मुझे याद नहीं है। मुझे बस कुछ धुंधली सी चीज़ें ही याद है कि जब मैंने होश संभाला, कि जब मैं स्कूल जाने लग गई, शायद मैं 7-8 साल की, 6-7 साल की होंगी, क्योंकि इतने छोटे में स्कूल भेजते थे सरकारी स्कूल को। तो मैंने देखा कि मैं तब स्कूल जब जा रही हूँ, तो मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरी मम्मी पापा हॉलीडेज में जब आते थे तो ही मेरे से मिलते थे। तो उसके बाद फिर जब मुझे समझ आया कि मेरे मम्मी पापा मेरे से दूर हैं, मैं नाना नानी के साथ हूँ, और मेरे घर में और भी बच्चे हो गए थे तब तक, मेरे कजन्स वगैरह थे जो वहाँ पे रहते थे। तो उनके मम्मी पापा उनके साथ थे और मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तो वो सब चीज़ शायद मेरे माइंड में कुछ इम्पैक्ट कर रहा होगा। मुझे इतना तो कुछ पता नहीं है, ये अब मैं इवैल्यूएट करके बता सकती हूँ कि माइंड पे इम्पैक्ट डाल रहा होगा। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ रहना। गाँव में आपकी कब तक आप रहे गाँव में? तभी रही मैं, मेरे ख्याल से उम्र तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं फर्स्ट क्लास में थी गांव में, गांव के सरकारी स्कूल में जब मैं फर्स्ट क्लास में जाती तब मैं गांव में रही। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आए तो मैंने बोला मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी ले चलो। मैंने जिद किया, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अब मतलब जहाँ पे वो लोग पटना में रहते थे, तो मैं वहाँ पर चली गई। तो पटना में कब तक रहना हुआ? पटना में फिर जब मैं 6th क्लास में आई तब तक हम पटना में रहे। फर्स्ट क्लास टू 6th क्लास तक? हाँ, पटना में आपकी परवरिश है? नहीं, लेकिन जब मैं सरकारी यहाँ पे फर्स्ट में थी, तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन कराया, क्योंकि मेरे एज ज़्यादा था और वहाँ तो प्राइवेट स्कूल्स थे, तो मेरे एज के हिसाब से तो उन्होंने मुझे शायद सेकंड में एडमिशन लिया था। मुझे कुछ आ तो नहीं रहा था,
लेकिन एज को देखते हुए उन्होंने बोला, फिर ट्यूशन्स वगैरह मेरा लगाया गया कि ये कवर कर लेगी, क्योंकि एज मतलब मैं बड़ी भी लगती थी और बच्चों के कंपैरेटिवली। तो स्कूल में पेरेंट्स के साथ तो क्या बात हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकारी स्कूल में तो मैं फर्स्ट में थी, लेकिन वहाँ पे मेरा एडमिशन जो हुआ वो सेकेंड क्लास में हुआ। गांव के जीवन और शहर के जीवन में आप क्या अगर 2 लाइन में बोलना चाहें तो क्या अंतर आपको दिखाई दिया उस एज में, और आज आप किस रूप में देखते हैं? उस एज में तो मुझे शहर का जीवन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ एक्सपोजर था, आपके फ्रेंड्स थे आपको। क्योंकि जब मैं गांव से गई थी तो मुझे हिंदी भी बोलने नहीं आ रहा था, वहाँ सारे बच्चे हिंदी बोल रहे थे, तो मेरे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जगी कि भाई मुझे भी ये चीज़ आना चाहिए, वो बोलते हैं तो मुझे तब के हिसाब से तो शहर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे ज़्यादा एडवांस थे मेरे अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो। गांव से पटना, पटना से फिर आप देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहते हुए आप अगर एक सरसरी नज़र में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे जीवन के अनुभव के बारे में? जीवन के अनुभव के बारे में किस तरीके के जीवन के? जी, आपने किस तरीके से जीवन को देखा, सुना, समझा, महसूस किया? उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना हो सकता है। नहीं, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि एक मनुष्य को क्या कहते हैं निखारने में या एक मनुष्य को एक्सपोजर देने में शहर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक आप गांव में रहते हैं तो आप एक कुएं के मेढक होते हैं। तो उस तरीके से अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो बहुत कुछ मैंने दिल्ली एनसीआर या जब मैं पटना में भी गई तो कंप्यूटर पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा। मैंने सुना तो था कंप्यूटर आ गया, लेकिन स्कूल में जाके कंप्यूटर को देखना वो एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ थी कि ये क्या चीज़ है कंप्यूटर। उसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में आने के बाद भी यहाँ के जीवन शैली को, यहाँ पे कोई आपका पैर नहीं खींच रहा है, बिना बात में आपके बारे में कोई शिकायत किसी को नहीं कर रहा है, आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन गांव के जीवन में इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आपने कुछ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोई भी आपको, दूर दूर के रिश्तेदार भी आके आपको बोल देंगे अच्छा तुम अच्छा कर रही हो, क्या अच्छा कर रही हो, बताओ क्या किया है तुमने। वो कुछ इस ऐसी सवाल आपसे पूछ देंगे जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। लेकिन शहर में ऐसी चीज़ें नहीं, यहाँ पे इंकरेजमेंट ज़्यादा होती है टीचर्स के द्वारा या आपके जो पति, जैसे आप हस्बैंड के साथ रहते हो तो उनका भी जो रवैया है मेरे और कजन्स के हस्बैंड के रवैये के हिसाब से तो बहुत अलग है। अप्रिसिएट करते हैं या वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा है या ये सही नहीं है, ये गलत है, इस चीज़ को बताते हैं। जबकि गांव के जीवन में अगर ऐसा देखा जाए तो वो चीज़ की कमी होती है, क्योंकि वो एक मानसिकता में जी रहे होते हैं कि समाज समाज समाज, मुझे नहीं पता कौन सी समाज की वैसे बात अगर आप बात कर रहे हैं तो शहर में भी ये चीज़ें रही हैं, केवल गांव में नहीं है कि वो एक मानसिकता में जीता है। शहर में भी अपनी एक मानसिकता है, और पति और पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें भी बहुत दूरियां हैं। आप किस तरीके से देखते हैं शहर के माँ, पत्नी और एक बाहर में काम करने वाली महिला, इन तीनों में आपको कहाँ कुछ दिखाई देता है? हाँ, शहर में भी चैलेंज तो बहुत ज़्यादा हैं। अब एक माँ जो घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, पति को भी संभालना है, वो काम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उसका टाइम बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें जो है वही उसके जीवन में जो तनाव या उसके जीवन में पति पत्नी के बीच में तनाव या बच्चे और माँ के बीच में एक गैप आने का कारण ही वही है कि आपके पास 24 आवर्स ही हैं, और उस 24 आवर्स में आप अपनी जिम्मेदारियों को टाइम के हिसाब से बांट दे रहे हैं, और उसमें आप बाहर की चीज़ों के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं और अपनी चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं। अरे ये तो हस्बैंड है, ये तो समझ जाएंगे, या ये तो बच्ची है, इसको तो समझना चाहिए, मतलब लेकिन ऐसा ग्रांटेड हम ले लेते हैं कि उनको तो दिख रहा है कि मैं बिजी हूँ तो वो तो समझ जाएंगे। और जहाँ पे एक गैप बन जाता है, जहाँ पे गैप बनने के बाद फिर क्या होता है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में पति जो है वो पत्नी के बारे में सोच रहा है कि मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, या बाहर के कामों में, और बाहर वाले जो हैं वो आपको उस काम को नहीं पूरा करने के टाइम में आपको वो कुछ भी सुना सकते हैं, कह सकते हैं। तो आपको अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन को क्या कहते हैं रिस्क पे डालिए।
आप बाहर के कामों को करते हैं, और जिसके कारण मेन वही कारण है जो शहरों में जो आपने अभी बोला कि पारिवारिक तनाव हो जाना, या मतलब क्या कहते हैं, पति पत्नी को नहीं समझना या उनका नहीं बनना, ये एक आम चीज हो रही है। उसके मेन जो कारण है वो यही है कि पति समझता है कि पत्नी को तो समझना चाहिए, मैं इतना, मेरे पास इतना बर्डन है, ये है, काम है, मैं इसके लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी भी समझती है मैं जो इतना कुछ कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ, पति के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसी रिलेशनशिप को रिस्क पे ले चुके होते हैं और उनको पता नहीं होता इस बात का। तो ये हाँ जी जी बताइए। तो ये एक चैलेंज है। मतलब अगर मैं अपने जीवन को भी देखूं तो हमने भी इन चीज़ों को फेस किया, क्योंकि एक गांव से उठ के शहर में आना और शहर में आके फिर शहर की ज़िंदगी में घुल मिल जाना, और जब आपकी समझदारी इतनी विकसित नहीं हुई है, जब आप हर चीज़ों को इतने कीन तरीके से नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब का प्रेशर, उसको पूरा करना, और वो हम कर क्यों रहे हैं, ये सवाल कभी अपने आप से पूछा ही नहीं, और उसमें हम किए जा रहे हैं, और जब उसको किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। आप बच्चे को टाइम चाहिए, बच्चे को आप टाइम नहीं दे रहा है, सिर्फ उसको खाना खिला देना, पढ़ा देना, उसके होमवर्क करवा देना ही ज़रूरी नहीं, उसके साथ एक टाइम स्पेंड करना, उसकी बातें सुनना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि टाइम के बाद, बहुत काफ़ी टाइम के बाद मुझे समझ आया। तो एक टीचर के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप अपने जर्नी को कैसे देखते हैं, अब तक के जर्नी को, और आप कितना सेटिस्फाई हैं, आपके क्या समाज के प्रति एज ए टीचर आपका क्या रवैया रहा है, और समाज का रवैया एज एक टीचर के तरफ क्या है, आप कमेंट करें कुछ। देखिए आजकल अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि एज ए टीचर आपने क्या फील किया है या आपका जर्नी कैसा रहा, तो ये बहुत ही कठिन जर्नी है, क्योंकि आज के दौर में एक टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन अब वो प्रोफेशन सबसे सबसे तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे लिए बहुत बुरा है। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि टीचर की वो जो रिगार्ड या रिस्पेक्ट, या जो टीचर की एक भूमिका बच्चे के जीवन में समाज के निर्माण के लिए था, या जो होना चाहिए, वो अब नहीं है। और वो मैंने भी फील किया, स्ट्रगल किया, उसको कहीं ना कहीं मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फिर उसकी कुछ डिमांड्स होते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो भी आपको मार्क्स देना है, बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं आप, पेरेंट्स आके आपको कुछ बोल रहा है तो उसका बच्चा वो चीज़ नहीं है तो भी आपको उसको नहीं बताना है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही गलत चीज़ है, और समाज कहीं ना कहीं, अगर हम इस तरीके की टीचिंग बच्चे को दे रहे हैं कि बच्चे को आ नहीं रहा है और हम उसको पास किए जा रहे हैं, या पेरेंट्स से उसकी बातों को छुपा रहे हैं जस्ट कि हमें बच्चे को स्कूल में रखना है, तो उस बच्चे के फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ है। तो ये सब चीज़ मैंने भी फेस किया, क्योंकि आप जॉब में हैं और ऊपर से एज ए टीचर तो आप फिर भी थोड़े से कम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाद में जब मैं मैनेजमेंट में आ गई तो ज़्यादा प्रेशर था कि बच्चा फेल हो रहा है तो आपको मार्क्स बढ़ाना है, मतलब पेपर में बच्चे ने एग्जाम में वो 10 मार्क्स लेके आया है और आपको उसको 33 मार्क्स करना है। बेशक से आप उसको इरेज करके खुद लिखिए या उस बच्चे से टेस्ट लेके उसमें अटैच करिए, सीट को अटैच करिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस बच्चे को पास करना है। और क्योंकि आंसर शीट शो भी हो सकता है पेरेंट्स को, तो आपको वो आंसर शीट भी तैयार करना है उस मार्क्स के लेवल पे, ये नहीं कि आपने मार्क्स बढ़ा दिया और दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। तो अगर एक टीचर से पूछा जाए जिसका समाज में एक योगदान है, तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन आप उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, या तो आप जॉब को क्विट करेंगे या आपको वो करना होगा जो आप कर रहे हैं। तो अगर मेरी बात की जाए, हमारे दर्शकों को बता दें कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज ज्योति रंजन अपना खुद का स्कूल चला रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप एज ए टीचर और एज ए मैनेजमेंट में काम करते हुए जॉब करना, और आज जबकि आप इस मुकाम पे हैं जहाँ पे कि आपने अपना एक स्कूल चला रहे हैं, तो आप संक्षिप्त में अगर आप कहना चाहें तो क्या देखते हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और वो जिस जिम्मेदारी की आपने बात कही थी एज ए टीचर समाज में जवाब दिया था, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए ये बहुत ही
मुश्किल काम है क्योंकि अभी मैं स्कूल रन कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मानसिकता वही हो गई है जो स्कूल दे रहा है। तो अभी हमारे लिए तो बहुत चैलेंज है क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, 3 साल के और 4 साल के बच्चे हमारे पास। तो इतने छोटे बच्चे के ऊपर मार्क्स का प्रेशर कोई मायने नहीं रखता है। उसको तो हमें जीवन जीने के लिए सिखाना है, उसको अच्छी आदतें सिखानी है, उसको छोटे छोटे उनके जीवन के मूल्यों को हमें अभी डालना है। तो ये डालना मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग है एक स्कूल खोल के, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए। वो इतने छोटे बच्चों के लिए भी फोन करके बोलते हैं कि मेरा बच्चा पास हुआ कि नहीं, मेरा बच्चा, वो इस बात को जो बारीकियों से मैं चीज़ों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए बच्चे को बोलने आना चाहिए, बच्चे के अंदर पर्सनालिटी होनी चाहिए, बच्चा डरना नहीं चाहिए। तो ओरल जब हम कराते हैं तो ओरल कराने का मकसद, या स्टेज पे हम चढ़ाते हैं तो उसका मकसद हमारा, या इवेल्युएट करने का जो मकसद है हमारा, कि हम ये देख सके कि बच्चा कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँचा है। लेकिन उसको वो एज ए रिजल्ट लेते हैं। बच्चों के ऊपर में जो है मार्क्स की जो है एक प्रेशर है, प्रेशर है, एक प्रेशर रहता है जो कि समाज के द्वारा दिया हुआ है, पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं स्कूल के द्वारा भी दिया गया है। तो इस चेन को तोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि पेरेंट्स को ये काउंसलिंग करना कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो वो उनको समझ नहीं आता, मेरे पड़ोसी के बच्चे तो 10 में से 10 नंबर ले आए, बेशक से उस पड़ोसी का बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। ज्योति रंजन एक शब्द में क्या है? एक शब्द में ज्योति रंजन, ज्योति रंजन एक व्यक्तित्व है जो कि अपने अंदर कुछ अपने मूल्यों को, अपने कुछ ख्वाबों को समेटे हुए और उसको बुनने और बिखेरने की चाहत। पानी है, हवा है, जमीन धरती है, आसमान है, हीरा है, मोती है, क्या है? एक रोशनी, एक रोशनी है। ज्योति रंजन एक रोशनी है। स्त्री पुरुष के संबंधों को अगर एक पत्नी और एक माँ और एक स्त्री होने के नाते एक शिक्षक भी है जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि जो है एक शिक्षक ही समाज को रोशनी देता है। तो उस रूप में आप संबंधों के बारे में क्या आपकी समझ है, क्या आप कहना चाहेंगे स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों के बारे में? मेरे नज़र में स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, एक इक्वालिटी का दर्जा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक रिश्ते की बात करते हैं तो वहां पे मेरे लिए कुछ दायरे हैं। मैं एक माँ हूँ तो अपने माँ की जगह मेरी माँ की जिम्मेदारी है। मैं एक पत्नी हूँ तो मेरी जो पत्नी की जिम्मेदारी है वो पत्नी की जिम्मेदारी है। अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए कि एक मेल और फीमेल की बात अगर की जाए तो मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ वो एक मेल भी कर सकता है, जो एक मेल कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर पति पत्नी के मतलब अगर स्त्री पुरुष के रिश्ते की बात है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किस संदर्भ में पूछना चाहते हैं। ये एक आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या कभी ऐसे पल आए जब जब आपने महसूस किया हो कि काश मैं लड़का होता? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी फील नहीं किया है और मैं ऐसा मानती भी नहीं हूँ कि मैं किसी लड़की एक से, लड़का प्रिविलेज ज्यादा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ और ना ही मैं उस सोच को भी सपोर्ट करती हूँ। मौजूदा स्थिति में आपको क्या ऐसा लगता है कि एक लड़का ज्यादा प्रिविलेज्ड है एज कंपेयर टू गर्ल्स, और गर्ल्स को अपनी हाँ, राइट्स अगर के लिए आप जो है हाँ अगर आप सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटी को देखें तो ये चीज तो है। लेकिन यहाँ पे बात है आपके खुद के मानने की, क्योंकि पढ़ा था मैंने, मतलब बहुत ही नजदीकी ये लाइन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन में इस बात को मानते हैं कि मैं प्रिविलेज नहीं हूँ तो मतलब प्रिविलेज्ड है लड़का, बट आप उसको नहीं सोसाइटी मानते। के, हाँ सोसाइटी के तौर पे तो है लड़का तो आप उसको प्रिविलेज। चैलेंज करते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जिंदगी के जिस मुकाम पर अभी हैं, सेटिस्फाई? सेटिस्फाई इन द सेंस, किस सेंस में आप पूछना चाहते हैं कि सेटिस्फाई?
अभी अपने तक काम। की जिंदगी को जो आपने जिया है उसमें आपके हर एक अनुभव और जो भी आपने आपने भोगा है उससे कोई शिकायत है आपकी? नहीं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, सिचुएशंस आते हैं, वो आपको कुछ सिखाने आता है। मैटर ये करता है कि आपने उससे सीखा है या नहीं सीखा है। तो मैंने बहुत परिस्थिति आई हैं, मैंने सीखा है और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे बेटरमेंट के लिए आया, और अगर शायद वो चीज़ नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हम्म, आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है। थैंक यू। क्या आपके मम्मी पापा या आपके परिवार इस तरीके से ही आपको अलाउ करते रहे थे पहनने के लिए, या आपने अपना? ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, क्योंकि जब आप अपने मम्मी पापा के पास होते हैं या आप टीनेजर होते हैं या जब तक आपने शादी नहीं की होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। और क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ मैं बहुत मेच्योर थी कि मैं इन सब चीज़ों को सोच सकूँ। तो जब तक मैं वहाँ थी, वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से जो भी चीज़ें मिलती थी और वो मुझे पहनने के लिए वो ऐसा कुछ मना नहीं करते थे, तो मुझे। आपकी लेकिन अब अगर देखा जाए, अगर मैं इन कपड़ों को पहन के उनके पास जाऊं या जैसे मैं रहती हूँ उनके पास जाऊं, तो ये उनको गवारा नहीं होगा। वो, अच्छा, हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। तो वहाँ पे फाइट तो करना पड़ेगा कि मेरी आज़ादी और आपकी जिंदगी में आपके पति की भूमिका एक शब्द में, एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो? जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि मैं रोशनी हूँ, तो रोशनी को आ, जलने के आपके लिए। पति की आपकी आपकी जिंदगी में क्या कोई भूमिका रही? उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने रोका, या जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि आपने खुद ही कहा था कि जो है दोनों के अंडरस्टैंडिंग में बहुत समस्या रहती है, तो आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो? देखिए, दो इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतभेद होता है, क्योंकि दो लोग दो माइंडसेट हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हुई। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप एक सेंटेंस में बात पूछना चाहेंगे तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस आपके बच्चे समाज। हैं? हाँ, एक बेटी है मेरी। कैसा महसूस करती हैं आप एज ए माँ? वैसे आप माँ जैसी दिखती नहीं है। जी, थैंक यू। एज ए माँ ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हो गई माँ बन के। पता नहीं, ऐसी मैं कहानियों में सुनती हूँ, देखती हूँ माँ बन गई तो कि कुछ स्पेशल हो गया, कुछ अलग हो गया। ऐसा तो मैं कुछ फील नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बेटी है तो उसके साथ रहना, पूरे दिन वो मेरे साथ चिपकी रहती है, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ बैठी रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है ये आप चीज़ें। अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहें, आप कैमरे में देख करके कहिए। कुछ कहना मतलब? क्या क्या आप खुद माँ बन गई और आपकी माँ है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं भी माँ के लिए ये कहना चाहूँगी कि माँ एक बहुत ही एक यूनिक रिलेशनशिप होता है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों की थोड़ी सी कमी मुझे लगी कि वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कमी था, क्योंकि जहाँ उनको मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था वहाँ उन्होंने वही सोसाइटी की चीज़ों को लेकर जो और आम लोग करते हैं तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा तो अपनी माँ के प्रति डिसअपॉइंटेड होती हूँ कि उन्होंने एक लड़की और एक लड़के में थोड़ा फ़र्क किया। लेकिन लास्ट सेंटेंस तो यही होगा कि मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज हम इस राजन के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले मंडे को किसी और सक्सेस के साथ। बहरहाल, धन्यवाद।